गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो वीडियो है बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी परेशानियों का हल लेकर आया हुआ, मतलब एक उपाय। अब उपाय क्या है, हम आज किस पर बात करेंगे? देखिए, आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के तरीकों पर आज हमारे इस वीडियो में बात की जाएगी। चलिए हम बात शुरू करते हैं। उससे पहले कहते हैं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में निहित विषय तो था ही, प्रकरण तो था ही, साथ में ये भी है कि जो भी माता बहनें भाई पिता जो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी बात साबित होगी कि यदि ये इन विधियों को, इन उपायों को, इन तरीकों को अपना लेते हैं तो बड़ी जल्दी से ही वो अपने बच्चों के अधिगम को प्रभावी बना सकेंगे। देखिए, कुछ युक्तियों पे बात करेंगे, कुछ उपायों पर बात करेंगे जो अधिगम को प्रभावशाली बना देती हैं। सब परेशान रहते हैं घर में, आप देखेंगे कक्षा में टीचर परेशान है कि बच्चा लर्निंग नहीं करता है, सीखता नहीं है, सीखने की जो गति है धीमी है, वो कुछ भूल जाता है, सीखने का जो लर्निंग ऑफ अमाउंट है उसकी मात्रा वो नहीं है जो होनी चाहिए, उन्नति का जो कार्ड है, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो यदि बच्चा सबकी निगाहों में और सबकी कसौटी पर खरा उतरे, इसके लिए कुछ उपाय हैं जो एक यदि शिक्षक अपना लेता है, माता पिता, ट्यूशन टीचर जो भी पढ़ाने का कार्य करते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, यदि इन कुछ युक्तियों को अपना लेते हैं तो लर्निंग सरल हो जाती है, अधिगम स्थायी हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, कम समय में बच्चा अधिक याद कर पाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, सबसे पहले हम चलते हैं सीखने के एक महत्वपूर्ण उपाय पर कि अधिगम को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तो अधिगम को प्रभावी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का जो उद्देश्य है उसको निश्चित कर दिया जाए। सीखने का क्या उद्देश्य है उसको हम निश्चित करते हैं। यदि बच्चा सीखने का उद्देश्य पहले से उसका निर्धारण कर ले तो हम सीखने को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। यदि सीखने का उद्देश्य निर्धारित हो जाए, हमें मालूम पड़ जाए जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उसकी दिनचर्या में हमारा क्या उपयोग है, वो हमारे कार्यों को कैसे सरल कर देगा या जो हमने लक्ष्य निर्धारित करा है उसको कैसे सरल बना देगा। तो यदि हम सीखने का उद्देश्य निर्धारित कर लें तो बहुत कुछ सरल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सीखा हुआ ज्ञान प्रभावी भी हो जाएगा, स्थायी भी हो जाएगा। चलिए, बिना सीखा हुआ ज्ञान उस नौका के समान है जिसको नाविक बैठ तो गया है लेकिन वो नाव को खे रहा है लेकिन उसे मालूम नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ पर है। चलिए कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि सीखने के लिए उद्देश्य क्यों जरूरी है। तो सीखने के लिए उद्देश्य इसलिए जरूरी है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक सेंट्रोज है, उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि करीबन 20 से 25 सालों के टाइम में, इस दौरान करीबन 5000 बार एक बालक ने या बहुत सारे बालकों ने एक प्रेयर को गाया असेंबली में खड़ा होकर, प्रार्थना स्थल में खड़ा होकर, लेकिन वो उसे याद नहीं कर पाए, उसको दोहरा नहीं पाए जब उनसे कहा गया कि आप अकेले में इस प्रार्थना को बोलिए। इसका मतलब उनको फिजिकली तो वो खड़े थे लेकिन वो सीखने का उनका उद्देश्य नहीं था, उन्होंने कभी ये उद्देश्य नहीं बनाया था कि ये प्रेयर हमें सीखनी है। फिर देखेंगे, एक और छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बालक था जिसको रंगीन कागज पर जीरो जो बना हुआ था उसको गिनने के लिए कहा गया। उस बालक ने उस निर्देश का पालन किया और जीरो को गिन लिया। तब उसने जीरो को गिन लिया तो उससे कुछ सहायक प्रश्न किए गए कि ये जो रंगीन पृष्ठ है इसमें इसके अलावा कितने कलर हैं और कौन कौन से रंग थे, क्या इसमें इससे संबंधित और कोई भी आकृति बनी हुई थी, क्या इस रंगीन पृष्ठ पर जीरो के अतिरिक्त कुछ और अंक भी थे। तो उसने उन सब बातों को बहुत कम समझा, अर्थात उसने जितना कहा गया था, जो उसको उद्देश्य दिया गया था वो ही वो कर पाया, उससे ज़्यादा नहीं कर पाया। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है जल्दी से सीखने का, अधिगम को स्थायी करने का, प्रभावी बनाने का, कि सबसे पहले जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय पर, दूसरे तरीके पर कि और कौन सा उपाय है जिससे हम लर्निंग को अच्छा बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि घर में भी यदि आप
कहीं भी कुछ व्यवस्थित करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी किताबों की रेक हो, चाहे आपके कपड़ों की अलमारी हो, चाहे आपके बर्तन रखने का आपका वो जो स्टैंड होता है वो हो, आप बड़े व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। टूटी फूटी अव्यवस्थित खराब चीज़ों को आप हटा देते हैं। इसी तरीके से आपको एक काम करना है कि त्रुटिपूर्ण सीखा हुआ आपको मिटा देना है, भुला देना है। यदि आप त्रुटिपूर्ण कार्य को भुला देते हैं, त्रुटिपूर्ण सीखने की क्रिया को भुला देते हैं, तो उसके बाद जो भी कुछ आप नया सीखेंगे आप बड़ी जल्दी से शीघ्रता से सीख जाएंगे। तो जो भी गलत है, जो हमें याद नहीं हो रहा था, या जो भी गलत है, या जो भी गलत तरीका हमने अपनाया था, तो उसको आप भुला दें और फिर देखें आपके सीखने की गति में वृद्धि हो जाएगी, अमाउंट ऑफ लर्निंग की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ जो आपने गलत सीखा हुआ है, त्रुटिपूर्ण सीखा हुआ है, वो जब आप उसे भुला देंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी और आपके मस्तिष्क में बड़ा व्यवस्थित रूप से लर्निंग का प्रोसेस चलेगा। चलिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अधिगम के प्रभावशाली उपायों के अंतर्गत आते हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 ये कहता है कि शिक्षण जो है, लर्निंग जो है, सीखना जो है, हमेशा आनंददायक होना चाहिए। अब कैसे आनंददायक होगा? तो कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने कड़वे अनुभव, अपनी कड़वी यादें, उनको हमेशा भुला देना चाहता है, जानबूझकर उनका दमन करना चाहता है, उनको मिटा देना चाहता है। वो नहीं चाहता कभी भी वो चेतन पर आए और उसे तकलीफ दें। तो आप देखेंगे यदि शिक्षण को आनंददायक बना दिया जाए, रुचिकर बना दिया जाए, आनंद देने वाला बना दिया जाए, तो बालक बड़ी जल्दी सीख लेंगे। अच्छा, आनंददायक कैसे बना सकते हैं शिक्षण को? आप उसे खेल खेल में सिखाएं। आपने नाम सुना होगा, मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, खेल विधि है, डूइंग बाय लर्निंग है। कुछ विधियों के माध्यम से ये पढ़ाया जाए। यदि वातावरण को अच्छा करके पढ़ाया जाए, आनंददायक पढ़ाया जाए, जिसमें बच्चा रुचि ले, उसे अच्छा लगे, सीखने के बाद उसे संतोष प्राप्त हो। आप देखेंगे जब संतोष की बात आती है तो बात आती है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम था संबंधवाद। जब इनके सीखने के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत के अंतर्गत जो अधिगम के मुख्य नियमों की बात की थी, उसमें एक नियम था सुख का नियम, संतोष का नियम। तो सुख और संतोष का नियम क्या होता है? जिस भी क्रिया को करने से, जिस भी कार्य को करने से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, वो उन क्रियाओं को दोहराना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे नियम की कि और चौथा नियम क्या होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम पुरस्कार की और दंड की। युक्ति बहुत पुरानी है, लेकिन लगातार शिक्षण के क्षेत्र में और हर एक कार्यों के क्षेत्र में हम इसे काम में लेते हैं। अब पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा का काम करता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है। यदि किसी भी कार्य को सीखने के लिए, करने के लिए यदि हम उस पर शर्त लगा देते हैं, यदि हम उसे कुछ प्रलोभन दे देते हैं, या जिसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बोल रहे हैं, बाह्य अभिप्रेरणा दे देते हैं, तो सीखने की गति बढ़ जाती है। एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करेंगे। बच्चा 10th में पढ़ रहा है, 11th में, 12th में पढ़ रहा है। स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन का बड़ा फोबिया होता है, बड़ा डर सा रहता है दिमाग में कि बच्चा कितने परसेंटेज लाएगा। तो आप अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हुआ कि एक बच्चे को कहा गया कि अगर तू 10th में फर्स्ट डिवीजन ले आता है या 90% मार्क्स ले आता है, जो भी कंडीशन आपने अप्लाई की है या आप अप्लाई करेंगे, अगर इस तरह से कंडीशन अप्लाई करते हैं और शर्त लगा देते हैं कि फिर तेरे को हम मोटरसाइकिल दिला देंगे, साइकिल दिला देंगे, जो भी उसे पसंद की चीज़ है, जो भी उसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम फुलफिल करते हैं, फिर देखिएगा बच्चा उस मोटिवेशन से अभिप्रेरित होकर, उससे अभिप्रेरणा पाकर सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि प्रशंसा पुरस्कार जो है वो कौन से व्यक्तियों के लिए अच्छा रहता है। तो कहते हैं कि पुरस्कार जो है वो इंटरनल जो बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट जो उनका नेचर जो होता है, उन लोगों के लिए अच्छा होता है। कभी कभी दंड भी सीखने की गति को बढ़ा देता है। यदि पनिशमेंट दिया जाए, चाहे शारीरिक दिया जाए, मानसिक दिया जाए, किसी तरह से संवेगात्मक दिया जाए, कभी कभी हम किसी का सोशल बायकॉट कर देते हैं कि हमें बात नहीं करनी है, तो फिर देखेंगे वो सही से उस काम को करने लगता है, या हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या उसके गाल पर एक लगा देते हैं। मतलब तरह तरह के दंड का विधान है।
तो यदि कभी कभी दंड भी सीखने की गति को बढ़ा देता है, अधिगम को प्रभावी बना देता है। वैसे एक युक्ति भी है, लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपना रहे हैं, हम दंड को अवॉइड करते हैं। लेकिन एक बहुत पुराने में कि दंड के बिना, डर के बिना प्रीत नहीं होती। तो आप देखेंगे इस तरह से भी आप इसका प्रयोग कितना करें, समझदारी से करें, लेकिन इसके द्वारा भी, मतलब दंड के द्वारा भी सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रशंसा की और भर्त्सना की। यदि किसी को भी आप चाहते हैं कि वो सीखने के क्षेत्र में प्रगति करे, बालक, व्यक्ति, कोई भी XYZ किसी भी काम को प्रशिक्षण लेने में, तो आप देखेंगे आप उसकी प्रशंसा कर दीजिए। प्रशंसा एक बहुत बड़ा हथियार है एक टीचर के हाथ में, माता पिता के हाथ में, ट्यूटर के हाथ में, कि वो तुरंत अपना चाहा उपलब्धि कार्ड उस बच्चे से बनवा सकता है। मतलब उसकी जो उन्नति है वो तय है, बस आपने प्रशंसा कर दी। चलिए बात करते थे प्रशंसा किन व्यक्तियों पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो इंट्रोवर्ट जो बच्चा होता है, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा है, उस पर प्रशंसा का जो हथियार है या प्रशंसा वाला करने का जो आपके पास उपाय है, एक तरीका है, वो बहुत बहुत प्रभाव डालता है। और जो बहिर्मुखी बच्चे होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, उन पर प्रशंसा अंतर्मुखी की अपेक्षा कम प्रभाव डालती है। और किन पर डालती है? देखो, औसत वाले बच्चे, औसत से कम है, जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, जिनका जो बुद्धि लब्धि स्तर है वो एवरेज है, जिनका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड एवरेज है, तो ऐसे वाले जो बालक होते हैं उन पर भी प्रशंसा को आप अपना सकते हैं, इस उपाय को अपना सकते हैं, क्योंकि उससे वो बेहतर रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। जबकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन पर प्रशंसा उतना प्रभाव नहीं डालती जितना इन कम बुद्धि वाले या कम IQ लेवल वाले बच्चों पर डालती है, एवरेज बच्चों पर डालती है। अब देखेंगे, हम बात करेंगे भर्त्सना की। यदि भर्त्सना की जाए, एक तरफ से बुराई, यदि भर्त्सना की जाए तो आप देखेंगे कि जो बहिर्मुखी बच्चा है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो प्रतिभाशाली बालक है, जो जीनियस है, श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, यदि भर्त्सना का उपयोग किया जाए तो वो पूरा अपना 100% पूरी ताकत के साथ मेंटल और फिजिकल, क्रॉनिकल और मेंटल दोनों योग्यताओं के साथ, दोनों एबिलिटी का पूरा प्रयोग करके, 100% प्रयोग करके आपके सामने अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा, प्रशंसा कैसे की जा सकती है? आपने उस बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास प्रशंसा के। आपने उसके उत्तर को दोहरा दिया, उसने जो हस्तलेख लिखा है उसको एप्रिशिएट कर दिया, आपने उसको कुछ गिफ्ट दे दिया, आपने उसके माथे पर हाथ फेर दिया, आपने उसकी पीठ पर थपथपा दिया, आपने उसकी कॉपी को पूरी क्लास में दिखा दिया, आप उसका उत्तर देखकर या उसकी कॉपी देखकर मुस्कुरा दिए। जब आपने उसका उत्तर सुना तो उसको वेरी गुड का शाब्दिक, अशाब्दिक, बहुत सारे तरीकों से आप प्रशंसा कर सकते हैं और एक अमोघ अस्त्र जो अधिगम को प्रभावशाली बना सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले उपाय की ओर। और अगला उपाय है हमारा कि कभी भी जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो सीखने की एक सूची आप तैयार कर लें और आप देखेंगे कि उन्नति उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र है हमारा अधिगम शिक्षण, उसमें तय है। कभी भी आप पढ़ने जब भी बैठते हैं तो आप सीखने की एक सूची तैयार कर लें कि मुझे ये याद करना है, इतने टाइम में याद करना है, मैंने टाइम टेबल बना लिया है, मुझे इस टाइम टेबल के साथ में काम करना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, तो भी सीखना आसान हो जाता है। बस उस टाइम टेबल को बनाते हुए, उस सूची को बनाते हुए आप ये याद रखें कि सरल, फिर थोड़ा कठिन, फिर कठिन, इस तरह से आप अपने कंटेंट को बांट लें। और टाइम टेबल बनाते समय ये याद रखें कि उसमें किसी प्रकार का अवरोध ना आए। अवरोध से तात्पर्य है पूर्व अवरोध ना आए, अर्थात कोई मनोरंजन का, आराम करने का जो समय है आपका, उससे क्लेश ना हो, उससे टकराए नहीं, उसको कोई किसी प्रकार का समय उसमें आए नहीं, मतलब कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। अवरोध कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हम कभी वीडियो पर बात करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ बताया है कि किसी तरह की बाधा, किसी तरह का विघ्न, किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो, जो सूची आपने बनाई है। चलिए फिर हम बात करते हैं। अच्छा, मैं इस वाले टॉपिक में एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि यदि हम कभी भी बाजार में शॉपिंग करने जाती हैं महिलाएं,
पुरुष, बच्चे, लड़कियां सब जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम घर पर आते हैं और सब चीज़ों को खोल खोल कर देखते हैं, मतलब जब बैग को अनपैक करते हैं, थैलों को अनपैक करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो चीज़ें थी हम उसे लाना भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने सूची नहीं बनाई थी। तो इस समस्या का हल ऐसे हो सकता है कि आप कहीं भी जाए, कोई भी काम करें, कोई भी क्रिया करें जो सीखने से संबंधित है, आप सूची बना लें, तो वो आपका जो तरीका है वो कारगर साबित होगा और आप बहुत जल्दी उस काम को कर लेंगे और समय पे कर लेंगे। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सीखने के वातावरण की। सीखना प्रभावी हो, अधिगम प्रभावी हो, उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी यह है कि सीखने के लिए जो वातावरण है वो भी उत्तम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। अब वातावरण से क्या अभिप्राय है, वातावरण कैसा होना चाहिए? तो आप देखेंगे, हम समर वेकेशंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं मार्च और अप्रैल महीने की, जब पेपर करीब करीब हो चुके होते हैं और सब जब सोकर उठते हैं अपने अपने घरों में, जब मेन डोर खोलते हैं तो बहुत सारे पैम्पलेट हमारे दरवाज़ों के अंदर पड़े होते हैं। जब उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा रहता है, इस नाम का स्कूल फलाना फलाना स्कूल है, वो शहर से दूर बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में, जहाँ पर कोई कोलाहल नहीं है, वहाँ पर क्या है, बना हुआ होता है।